Hello everyone, welcome to Wow IS. Now we'll cover our daily current affairs module for 11th of June. ओके, सो ये है हमारा आज का कंटेंट लिस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे एशियाटिक लॉइन जो कि गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं। अभी रिसेंटली उनके नंबर्स काउंट हुए हैं। दैट इज़ नॉट अ फॉर्मल सेंसस, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज हुई है, पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज, जिसका नाम है पूनम अवलोकन। ओके, सो इसमें ये पता पड़ा है कि 2015 से लेके अभी तक 30% इंक्रीज़ हुआ है एशियाटिक लॉयंस का गिर फॉरेस्ट में। ओके, दूसरा जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ LAC रो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एग्रीमेंट हुआ है चाइना और इंडिया का, और दोनों ही फोर्सेस ने डिसाइड किया है कि वो डिसएंगेज करेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लेंगे। दूसरा है द GM सीट्स। ओके, इस पर एक डिबेट है कि इनको मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। काफ़ी सारे व्यूज़ हैं इसको लेके, वो हम देखेंगे। चौथा है स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ दौलत बेग ओल्डी लद्दाख। ओके, सो ये एक रोड है और इस रोड का हम इम्पोर्टेंस देखेंगे। और दौलत बेग ओल्डी ये एक प्लेस है नॉर्थन मोस्ट सेक्टर में इंडिया के, और इसका भी हम इम्पोर्टेंस देखेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा वंशाधारा रिवर वाटर डिस्प्यूट, दैट इज़ बिटवीन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश एक बराज बनाना चाहता है और उड़ीसा इसको अपोज कर रहा है हाल फिलहाल में। तो हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा एशियाटिक लाइन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2015 से 2020 के बीच में 30% इंक्रीज़ हुआ है एशियाटिक टाइगर्स का गिर फॉरेस्ट में, और ये जो एब्सोल्यूट नंबर है दैट इज़ 674। तो 674 एशियाटिक लाइन्स हैं, और ये एक फॉर्मल सेंसस एक्सरसाइज नहीं थी जो कि होनी थी 2020 में, लेकिन कोरोना वायरस के चक्कर में फॉर्मल सेंसस नहीं हो पाया। सिर्फ एक पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज हुई। ओके, जिसका नाम था पूनम अवलोकन। और इसमें हमने पाया कि 674 एशियाटिक लॉइन है हमारे यहाँ। जो लॉइन सेंसस की बात करें तो 1965 दैट इज़ 1965 से ये चालू हुआ है। फर्स्ट डिपार्टमेंट रेगुलरली कंडक्ट कराता है एवरी 5 ईयर्स। ओके, जो टाइगर सेंसस होता है दैट इज़ कंडक्टेड एवरी 4 ईयर्स। जो लॉइन सेंसस है वो एवरी 5 ईयर्स होता है। ओके, और दिस ईयर इट वाज पोस्टपोन्ड अमिड द कोविड-19 पैंडेमिक। अगर हम इसके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ओके, पहले ये जो एशियाटिक लॉयन थे दैट इनहेबिटेड मच ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड द मिडिल ईस्ट अप टू द नॉर्थ इंडिया, लेकिन अब जो गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज़ ओनली हैबिटेट फॉर द एशियाटिक लॉइन। और लास्ट ईयर एक हमने न्यूज़ देखी थी कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के बारे में, जिसकी वजह से लगभग 2 डज़न लॉइन्स की डेथ हो गई थी। ओके, ना पूनम अवलोकन, जैसा मैंने आपको बताया कि ये पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज है, और इसके 2 पार्ट्स थे बेसिकली। पहला था ब्लॉक काउंटिंग मेथड, उसमें जितने भी पानी के सोर्सेज थे, वाटर सोर्सेज, वाटर पॉइंट्स, उन पे एन्यूमरेटर्स को रखा गया, और जब भी शेर पानी पीने आता है तो उनने उनकी काउंटिंग की। दूसरी जो टीम्स थी वो पूरे जंगल में घूमती रहीं और चांद साइटिंग्स की वजह से उनने रिकॉर्ड किया, और फिर डेटा को कंपाइल किया तो 674 एशियाटिक लॉइन अभी हमारे गिर फॉरेस्ट में है। ऐसा गवर्नमेंट का डेटा है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। दूसरा टॉपिक है हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में। ओके, तो चाइना एंड इंडिया हैव रीच्ड एन अकॉर्ड, और ये डिसएंगेज कर रहे हैं धीरे धीरे। चाइनीज़ ट्रूप्स पीछे जा रहे हैं, और इंडिया ने भी, जो इंडिया फोर्सेस वहाँ पे रुके हुए थे, वो भी पीछे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये हुआ मेजर जनरल लेवल टॉक्स के बारे में। तो इनने काफ़ी सारे स्टैंड ऑफ पॉइंट्स को डिस्कस किया, इंक्लूडिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 14। ओके, और आगे भी सीरीज़ ऑफ ग्राउंड लेवल टॉक्स होने वाली हैं विद इन द नेक्स्ट 10 डेज़, और ये पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17, चुशूल एंड द नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग लेक, इनको भी स्टैंड ऑफ पॉइंट्स मान के डिस्कस करेंगे कि इसमें भी हम डिसएंगेज कर सकें। अभी तक पेंगोंग सो लेक पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे आर्मीज़ अभी भी एंगेज्ड हैं। ओके, स्टैंड ऑफ में। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, बस हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हमारी वार्ता चल रही है चाइना से, और इसका कुछ रिज़ल्ट आ सकता है। एक चीज़ जो इससे क्लियर होती है वो ये कि दोनों ही साइड्स टेंशन्स को फर्दर एस्केलेट करना नहीं चाहती हैं, कोई भी वॉर नहीं चाहता है। ओके, दैट्स अ गुड न्यूज़। अगला टॉपिक है हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के बारे में। तो एक डिबेट है, फार्मर्स चाहते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स होते हैं उनको कमर्शियली अवेलेबल कराना चाहिए, और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं दे हैव अपोजिट व्यूज़। सो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है, आप क्रॉसिंग कराते हैं
सेम जेनस में, ओके, एक जीन जो कि सेम जेनस में हो आप उसको दूसरे सेम जेनस के स्पीशीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं फॉर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स में क्या होता है कि रिस्पेक्टिव ऑफ द जेनस आप पूरे जेनस बैरियर को ट्रांजेंट करते हैं और आप किसी भी प्लांट के जीन को या किसी भी एनिमल के जीन को, इवन सॉइल बैक्टीरियम की जीन को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिससे आपको डिज़ायर्ड इफेक्ट मिल सके। ओके, तो जीएम बेसिकली ट्रांजेंट्स द जेनस बैरियर। नाउ लीगल स्टेटस क्या है जेनेटिक क्रॉप्स का इंडिया में? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, ये एपेक्स बॉडी है और यही अलाउ करती है कमर्शियल रिलीज ऑफ जीएम क्रॉप्स। ओके, और अभी तक एक ही कमर्शियल जीएम क्रॉप को अभी तक मार्केट में लॉन्च किया है, दैट इज़ द बीटी कॉटन। ओके, बीटी कॉटन। और एक और कॉटन ब्रीड हमने बनाई है जीएम क्रॉप बीटी एचटी कॉटन, बट उसको अभी रिलीज़ नहीं किया है, वो अनअप्रूव्ड है। ऐसे ही हमने बीटी ब्रिंजल भी बनाया है बट दैट इज़ ऑल्सो अनअप्रूव्ड और इसको भी लॉन्च अभी नहीं किया गया है। ओके, 2002 में बीटी कॉटन को लॉन्च किया गया था और अब तक 95% ऑफ द कंट्रीज़ कॉटन एरिया बीटी कॉटन के अंडर में आ चुका है। अब बीटी जो है वो एक सेल बैक्टीरियम है, दैट इज़ बैसिलस थरिंजिएंसिस। ओके, बीटी ये इसका फुल फॉर्म है, बैसिलस थरिंजिएंसिस, एंड दैट अलाउज द क्रॉप टू डेवलप अ प्रोटीन टॉक्सिक टू द कॉमन पेस्ट पिंक बॉलवॉर्म। तो पेस्ट है जो सबसे ज़्यादा कॉटन को इफेक्ट करता है, पिंक बॉलवॉर्म, तो इसके अगेंस्ट ये प्रोटीन डेवलप कर लेता है बीटी कॉटन। ओके, ऐसे ही एचटी बीटी कॉटन में एक और जीन होती है, एडिशनल जीन, और वो रजिस्ट करती है जो सबसे कॉमन हर्बिसाइड है, दैट इज़ ग्लाइफोसेट को। ओके, ना अगर आप अनअप्रूव्ड जीएम वेरिएंट यूज़ करते हैं तो आपको 5 साल की सज़ा हो सकती है और 1 लाख का फ़ाइन हो सकता है अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1989। और जो बीटी ब्रिंजल है, जैसा कि हमने देखा बीटी कॉटन एक बहुत ही टॉक्सिक पेस्ट को रेजिस्ट कर सकता है, वैसे ही बीटी ब्रिंजल एक जीन है दैट अलाउज द प्लांट टू रेजिस्ट अटैक्स ऑफ फ्रूट एंड शूट बोरर। ये सबसे पोटेंशियल हार्मिंग स्पीशीज़ है, फ्रूट एंड शूट बोरर, और इसको ये रेजिस्ट करता है बीटी ब्रिंजल। अब देखते हैं कि फार्मर्स क्यों पिच कर रहे हैं जीएम क्रॉप्स के लिए, फार्मर्स क्यों चाहते हैं कि जीएम क्रॉप्स को कमर्शियली अवेलेबल किया जाए। सो इन केस ऑफ कॉटन, फार्मर्स साइड द हाई कॉस्ट ऑफ वीडिंग which goes down considerably if they grow HTBT cotton and use glyphosate against weeds। ओके, तो कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है, आप जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं वो आपको यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, जो हर्बिसाइड्स आप यूज़ करते हैं वो आपको हर्बिसाइड्स यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, तो काफ़ी कॉस्ट कम आती है, इसलिए फार्मर्स चाहते हैं कि उनको ये उगाने दिया जाए। इन हरियाणा द ब्रिंजल ग्रोअर्स हैव सपोर्टेड बीटी ब्रिंजल। हरियाणा में बीटी ब्रिंजल लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो बीटी ब्रिंजल कहीं कहीं लगा भी दिया था फार्मर्स ने। ओके, अब एनवायरमेंटलिस्ट क्या कहते हैं? तो सबसे पहले वो कहते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑफ जीएम क्रॉप्स इज़ येट टू बी स्टडीड। अभी तक कोई भी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट अभी तक हमने काउंट नहीं किया है कि क्या इसके रिजल्ट्स होने वाले हैं एक ओवर द लॉन्ग पीरियड। ओके, और इसलिए इनको अभी कमर्शियली रिलीज़ नहीं करना चाहिए विदाउट अ प्रॉपर स्टडी। दूसरा वो ये कहते हैं कि इन द लॉन्ग रन ये दीज कैन बी हार्मफुल टू द ह्यूमन एंड ऑल्सो एनिमल्स। ये फूड चेन में आ जाएँ, प्रोलिफरेट करेंगे, बायोमैग्निफिकेशन हो सकता है, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं जो हमको अभी नहीं पता है और हमने इनको रिलीज़ कर दिया। तो एनवायरमेंटलिस्ट का ये कंसर्न है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ दौलत बेग ओल्डी। ये है दौलत बेग ओल्डी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे लद्दाख एंड लेह रीजन में नॉर्थन मोस्ट रीजन है, जिसको आर्मी पार्लेंस में सब सेक्टर नॉर्थ भी बोला जाता है। यहीं से एक रोड कंस्ट्रक्ट हुई है, दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। ओके, ये है दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये रोड पैरेलल जाती है LAC के। ओके, सो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो 3 बेसिक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हैं दौलत बेग ओल्डी के। सबसे पहला है कि ये पैरेलल टू, ये जो रोड है DBO रोड, दैट इज़ पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इंडिया नज़र रख सकता है चाइना के मूवमेंट्स पे। दूसरा जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि यहाँ पे जो प्रोविंस है चाइना का, जिनजियांग प्रोविंस, ओके, वो और लद्दाख यहीं से सेपरेट होते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जगह है दौलत बेग ओल्डी। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका यूज़फुलनेस है वो ये है कि यहीं से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे नज़र रखी जा सकती है। यहीं से चाइना, जो कि अक्साई चीन है, चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वो
गिलगिट बल्तिस्तान रीजन में लगता है। ओके, चाइना टच करता है गिलगिट बल्तिस्तान को, तो यहाँ से हम उन पे नज़र रख सकते हैं। और यही चाइना का डर है कि इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट, हम उसके जस्ट इतने बगल में बैठे हुए हैं। ओके, सो थोड़ा दौलत बेग ओल्डी के बारे में बात करते हैं। तो इट हैज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एयर स्ट्रिप, ओरिजिनली बिल्ट ड्यूरिंग द 1962 वॉर बट अबांडन्ड अंटिल 2008, और फिर 2008 में इसको रिवाइव किया एज वन ऑफ आर्मीज मेन एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स अलॉन्ग द LAC। ओके, दूसरा जो रोड है दरबक शेओक दौलत बेग ओल्डी रोड, इट इज़ एन ऑल वेदर 255 किलोमीटर रोड बिल्ड अलॉन्ग द LAC। ओके, LAC के पैरेलल है ये एकदम, BRO ने बनाया है इसको और ओवर 2 डेकेड्स, ओके 20 साल लगे हैं इसको बनाने में। और इसकी जो हाइट है दैट रेंजेस बिटवीन 13,000 फीट टू 16,000 फीट। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया कि चाइना का जिनजियांग प्रोविंस जो है ऑटोनोमस रीजन, वो लद्दाख से यहीं पे टच होता है। फिर पाकिस्तान का जो गिलगिट बल्तिस्तान रीजन है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, वो भी चाइना से इसी पॉइंट पे लगती है। और तीसरा, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पैरेलल चलता है, तो काफ़ी हमको स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हैं इसके चलते। ओके, ना इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, तो इंडिया ने एक मिलिट्री आउटपोस्ट क्रिएट किया था ओके दौलत बेग ओल्डी पे, और उसको मैन करते हैं आर्मीज लद्दाख स्काउट्स एंड ITBP, दैट इज़ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अब चाइना जो बार बार इनकर्जन करता है इंडियन टेरिटरी में, उसका एक कारण ये दौलत बेग ओल्डी एंड DSDBO रोड भी हो सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न कि चाइना बार बार हमको धमकाने की कोशिश करता है। द चाइनीज़ बिल्डअप अलॉन्ग द गलवान रिवर वैली रीजन ओवरलुक्स दिस रोड। ओके, और ये इसलिए थ्रेट है, चाइना का जो गलवान रीजन में ऑक्यूपेशन है वो इस रोड को डायरेक्ट ओवरलुक करता है और उसको थ्रेटन करता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वंशाधारा रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो वंशाधारा रिवर वाटर डिस्प्यूट मैंने आपको ऊपर बताया था, दिस इज़ बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। ओके, अब ये जो वंशाधारा रिवर है ये निकलती है उड़ीसा से ऑन द बॉर्डर ऑफ कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट एंड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, कालाहांडी एंड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, इसके बॉर्डर पे ये रिवर निकलती है। ओके, और आंध्र प्रदेश में जाती है और वहाँ पे बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो उड़ीसा से निकल के आंध्र प्रदेश इसकी डाउन स्ट्रीम में है और उड़ीसा इसकी अप स्ट्रीम में है। नाउ हम डिस्प्यूट देखते हैं क्या है। सो आंध्रा वांट्स टू बिल्ड a bridge, Neradi bridge across the river, which will be possible only after Odisha's approval. आंध्र प्रदेश चाहता है कि उस पर एक ब्रिज बनाया जाए। उड़ीसा आर्ग्यूज दैट फ्लड फ्लो कैनल वुड रिजल्ट इन ड्राइंग अप द एग्जिस्टिंग रिवर। उड़ीसा का बेसिकली ये कहना है कि जो रिवर फ्लो है वो मॉडिफाई हो सकता है, रिवर अपना कोर्स शिफ्ट कर सकती है अगर ये ब्रिज बनता है। ऑल्सो उड़ीसा वांट्स कि वंशाधारा जहाँ पे बहती है वहाँ पे कत्रगाड़ा एंड गोटा बराज है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे एक साइंटिफिक असेसमेंट होना चाहिए फॉर द शेयरिंग ऑफ अवेलेबल वाटर। तो इसको लेके टॉक्स चल रही हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। व्हाट आर द रिजल्ट्स वी विल सी। यहाँ हमारा आज का करेंट अफेयर्स मॉड्यूल ख़त्म होता है। वी विल मीट टुमारो। थैंक यू। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर टेलीग्राम चैनल और ऑल्सो अवर यूट्यूब चैनल। वी नीड योर सपोर्ट राइट नाउ। थैंक यू। विल मीट टुमारो।